नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम 12वीं कक्षा की हिंदी में 8वां गद्य चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग का अभ्यास शुरू करेंगे। तो इस गद्य के लेखक हैं मोहनदास करमचंद गांधी। साहित्य प्रकार आत्मकथांश। संदर्भ ग्रंथ है सत्यना प्रयोगो आत्मकथा। तो सर्वप्रथम हम इस आत्मकथांश के लेखक मोहनदास करमचंद गांधी का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। तो ये है मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। परिचय के बाद इस आत्मकथांश का सारांश देखेंगे और सारांश के बाद इस आत्मकथांश का अध्ययन शुरू करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, परिचय देखते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 1869, निधन 1948। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई। बैरिस्ट्री यानी कि वकालत की पढ़ाई उन्होंने इंग्लैंड में की तथा दक्षिण अफ्रीका में वकालत के लिए गए। वकालत का अभ्यास पूरा होने के बाद वकालत करने के लिए वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहाँ हिंदुस्तानियों के अधिकार एवं स्वाभिमान के लिए लड़े। दक्षिण अफ्रीका वकालत के लिए वो गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि वहाँ हिंदुस्तानियों के अधिकार एवं स्वाभिमान के लिए केस लड़ने के लिए गए थे। बाद में भारत आकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता की जंग छेड़ी और उनकी अगुवाई में भारत ने आज़ादी प्राप्त की। अफ्रीका से जब वो वापस लौटे भारत, तो यहाँ भारत में आकर इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई शुरू की और उस लड़ाई में महात्मा गांधी जी को सफलता भी मिली। और इसी सफलता के कारण महात्मा गांधी जी को आज़ादी का मसीहा कहा जाता है। वे राष्ट्रपिता कहलाए। आज़ादी का मसीहा और राष्ट्रपिता का बिरुद वो महात्मा गांधी जी को मिला। सत्यना प्रयोगो गुजराती में लिखित उनकी आत्मकथा एक श्रेष्ठ कृति है जो विश्व की अधिकतर भाषाओं में अनुदित हुई है। सत्यना प्रयोगो वो उनकी आत्मकथा का नाम है और ये आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखी गई है। फिर भी विश्व की अनेक भाषाओं में इस आत्मकथा का अनुवाद हुआ है। इसके अलावा मेरा धर्म, सत्याग्रह, आश्रम का इतिहास, सर्वोदय, मेरे सपनों का भारत, मोहनमाला, हिंदी स्वराज्य, अनाशक्ति योग, दक्षिण अफ्रीका का इतिहास, मंगल प्रभात आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो महात्मा गांधी जी का साहित्य के क्षेत्र में भी काफ़ी योगदान रहा है। अब ये आत्मकथांश का सारांश देखते हैं। प्रस्तुत कृति उनकी आत्मकथा का अंश है। इसमें चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग की यात्रा में गांधी जी पर एक गोरे के द्वारा किए गए अमानुषिक व्यवहार का वर्णन है। उसका अपमानजनक पीड़ादायक वर्ताव तत्कालीन भारतीयों की हिंदशा का परिचायक है, क्योंकि उस समय विदेशों में साधारण भारतीयों की स्थिति एक कुल्ली के समान थी। तो ये जो आत्मकथांश है, इसमें यह देखने को मिलता है कि महात्मा गांधी जी जब भारत से जोहानिसबर्ग
हिंदुस्तानी लोगों के लिए जब केस लड़ने के लिए गए थे, उसी समय महात्मा गांधी जी के साथ जो वहाँ के गोरों के द्वारा जो दुर्व्यवहार हुआ, वही दुर्व्यवहार को उन्होंने इस आत्मकथांश में प्रस्तुत किया है। तो अब हम इस आत्मकथांश का प्रारंभ करते हैं। ट्रेन सुबह चार्ल्स टाउन पहुँचती थी। उन दिनों चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग पहुँचने के लिए ट्रेन नहीं थी। अगर जोहानिसबर्ग जाना है तो ट्रेन जो है वह चार्ल्स टाउन तक ही जाती थी, वहाँ से जोहानिसबर्ग तक ट्रेन नहीं थी। इसीलिए कोई भी व्यक्ति को अगर जोहानिसबर्ग जाना है तो उसे चार्ल्स टाउन से सिक्रम में बैठकर ही जाना पड़ता है। इसीलिए महात्मा गांधी जी भी चार्ल्स टाउन पहुंच गए। अब ये चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग जाना है, इसीलिए आगे वो लिखते हैं कि घोड़ों की सिक्रम थी और बीच में एक रात स्टैंडर्स्टन में रुकना पड़ता था। चार्ल्स टाउन से अगर हम सिक्रम में बैठते हैं तो सिक्रम में बैठकर जब रात होती है तो स्टैंडर्स्टन पहुंचा जाता है और वहाँ एक रात गुजारनी पड़ती है और दूसरे दिन फिर वही सिक्रम जोहानिसबर्ग के लिए आगे बढ़ती है और दूसरे दिन रात को जोहानिसबर्ग पहुंचा जाता है। तो इस प्रकार का ये रास्ता है। इसलिए गांधी जी भी इसी सिक्रम, गांधी जी के पास भी सिक्रम का ही टिकट था, इसलिए गांधी जी चार्ल्स टाउन आए और सिक्रम के पास वो जाते हैं। मेरे पास सिक्रम का टिकट था, मेरे एक दिन देर से पहुंचने के कारण वो टिकट रद्द नहीं होता था। इसके सिवा अब्दुल्ला सेठ ने सिक्रम वाले के नाम चार्ल्स टाउन के पत्ते पर तार भी कर दिया था। गांधी जी एक दिन लेट पहुंचे थे, इसलिए पहले तो गांधी जी के मन में ये प्रश्न उपस्थित हुआ कि शायद ये टिकट रद्द न हो गया हो, लेकिन गांधी जी को इस बात का विश्वास था कि एक दिन देर से आने से टिकट रद्द नहीं हो सकता। और वैसे भी अब्दुल्ला सेठ ने सिक्रम वाले के पत्ते पर तार कर दिया था कि भाई हमारा आदमी एक दिन लेट आएगा, इसीलिए गांधी जी को पूर्ण विश्वास था कि मेरा टिकट रद्द नहीं हो सकता। पर उसे तो बहाना ही खोजना था, इसीलिए मुझे निरा अजनबी समझकर उसने कहा आपका टिकट तो रद्द हो चुका है। गांधी जी कहते कि जब मैं सिक्रम वाले के पास गया तो उसने तो मेरा टिकट देखकर कहा कि आपका टिकट तो रद्द हो गया, आपका टिकट रद्द हो गया, क्योंकि वो जानता था कि ये हिंदुस्तानी है, यहाँ अकेला है, यहाँ अजनबी है, इसीलिए किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने ये बहाना बनाकर कह दिया कि आपका टिकट रद्द हो चुका है। मैंने उचित उत्तर दिया। महात्मा गांधी जी कहता है कि मैंने उचित उत्तर भी दिया कि भाई मैं एक दिन लेट पहुंचा, लेकिन अब्दुल्ला सेठ ने तार के माध्यम से आपको ये खबर दे दी थी कि हमारा आदमी एक दिन लेट आएगा। इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि मैंने उचित उत्तर दिया, पर टिकट रद्द होने की बात तो मुझे दूसरे ही कारण से कही गई थी। टिकट तो रद्द नहीं हो सकता था, लेकिन ये टिकट रद्द होने की बात कोई दूसरे कारण से ही मुझे कही गई थी। यात्री सब सिक्रम के अंदर ही बैठे थे, सभी यात्री जो थे ना वो सिक्रम के अंदर बैठे थे, लेकिन मैं तो कुल्ली की गिनती में था। सिक्रम के अंदर जितने भी यात्री बैठे थे वो कौन थे? वहाँ के स्थानिक लोग थे। और उसी समय ये अफ्रीका के लोग भारतीय लोगों को तो कुल्ली की नज़र से ही देखते थे, और यहाँ मैं जब आया मेरी जगह अंदर थी, इसीलिए इन्होंने ये बहाना बनाया कि आपका टिकट रद्द हो चुका है, क्योंकि उसी समय भारतीय लोगों को वे कुल्ली की नज़रों से देखते थे और अजनबी दिखाई पड़ता था। और वैसे भी मैं अकेला था, यहाँ अजनबी था, अपरिचित था। इसलिए सिक्रम वाले की नीयत यह थी कि मुझे गोरे यात्रियों के पास न बैठना पड़े तो अच्छा हो। सिक्रम के बाहर अर्थात कोचवान की बगल में दाएं बाएं 2 सीटें थी,
उनमें से एक पर सिक्रम कंपनी का एक गोरा मुखिया बैठता था। वह अंदर बैठा और मुझे कोचवान की बगल में बैठाया। गांधी जी कहते कि मुझे टिकट रद्द होने का जो बहाना था, वो बहाना के बारे में मुझे जानकारी मिल गई थी, क्योंकि उसी समय वे भारतीय लोगों को कुल्ली की नज़रों से देखते थे। और इस सिक्रम में यहाँ के स्थानीय गोरे लोग ही बैठे थे, और वे लोग ये जानते थे कि ये कुल्ली जैसे दिखने वाले व्यक्ति हमारे गोरे व्यक्तियों के साथ न बैठे, इसलिए इन्होंने ये बहाना बनाकर कह दिया कि आपका टिकट रद्द हो गया। और अंदर जो जगह थी गांधी जी की, वो अंदर गांधी जी को बैठने नहीं दिया, और उसी की जगह पर एक गोरा मुखिया बैठ गया, और कोचवान की अगल बगल में जो 2 सीटें थी, उसी एक सीट पर गांधी जी को बैठा दिया। मैं समझ गया कि यह निरा अन्याय है, अपमान है। गांधी जी कहता कि इन लोगों ने जब कोचवान की बगल में मुझे बैठाया तो मैं समझ गया कि ये इन लोगों ने मेरे साथ ये अन्याय किया है, ये तो मेरा अपमान है, ये अन्याय है, ये अपमान है। पर मैंने इस अपमान को पी जाना उचित समझा। मैं जानता हूँ कि अन्याय है, मैं जानता हूँ कि अपमान है, फिर भी ये अपमान और ये अन्याय को मैंने पी जाने में ही उचित समझा, क्योंकि मैं यहाँ अकेला हूँ, अजनबी की तरह हूँ। अगर मैं यहाँ विरोध भी करूँ तो मेरी मदद कौन करेगा? इसलिए इस अपमान को पी जाना ही उचित समझा। मैं जोर जबरदस्ती से अंदर बैठ सकूं ऐसी स्थिति थी ही नहीं। अगर चाहता तो जोर जबरदस्ती करूं, लेकिन मैं ऐसी स्थिति में नहीं था कि मैं किसी भी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता था। अगर तकरार में पड़ूं तो सिक्रम चली जाए और मेरा एक दिन और टूट जाए, और फिर दूसरे दिन क्या हो सो देव ही जाने। अगर तकरार में पड़ूं, विवाद में पड़ूं, झगड़ा करूं, तो इस झगड़े के और तकरार के कारण सिक्रम चली जाए, और मेरा यहाँ दूसरा दिन भी बेकार हो जाए। फिर दूसरे दिन सिक्रम मिले या न मिले, वो तो भगवान ही जाने, देव ही जाने। इसलिए मैंने इस अपमान और इस अन्याय को पी जाने में ही अपनी समझदारी समझी कि भाई इसका विरोध करने से भी कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मैं समझदारी से काम लेकर बाहर बैठ गया। समझदारी से जहाँ सिक्रम वाले ने बैठाया वही जगह पर मैं बैठ गया, पर मन में बहुत जुझलाया, मन में बहुत बुरा लगा कि इन लोगों ने मेरे साथ अन्याय किया, इन लोगों ने मेरे साथ मेरा अपमान किया। फिर भी मैं सूझबूझ समझकर मैं उसी जगह पर बैठ गया। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं। आने वाले वीडियो में इस आत्मकथांश के मध्य भाग के संदर्भ में अभ्यास करेंगे। अस्तु।